हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो वर्तमान में आरबीएसई बोर्ड में चल रही है उसका अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पौधों को जानिए। इससे पहले हम 6 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अध्याय 7 पौधों को जानिए। कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा वुल्फिया होता है। ऐसे ही लंबाई में सबसे लंबा पौधा जो होता है या लंबा पेड़ वो यूकेलिप्टस का होता है, जिसको सफ़ेदा भी कहा जाता है। अब हम पौधों को उनके आकार के आधार पर पढ़ते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधों को उनके आकार के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक पहला शाक जो पौधे होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं, और सूप जिनको शर्ब कहते हैं, और वृक्ष जिनको ट्री कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो शाक पौधे होते हैं वो 1 मीटर से भी कम ऊंचाई के होते हैं। इनका तना भी हरा होता है, और ये जो होते हैं छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि तुलसी, गेहूँ, हल्दी, मिर्च, टमाटर आदि होते हैं। इनमें अक्सर जो शाखाएँ होती है वो नहीं होती हैं। ठीक है, और छोटा सा पौधा ही होता है। सेकंड आ जाता है सूप यानी कि सर्ब, जैसे कि छोटे और मध्यम आकार के जो काष्ठीय पौधे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है लगभग 6 मीटर के लगभग हो जाती है। इनकी ऊंचाई जो होती है लगभग 6 मीटर तक होती है। जैसे कि मेहंदी के और गुलाब के, केर के और नींबू के जो पौधे होते हैं वो सूप या सर्ब के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम ट्री या वृक्ष की बात करें तो ये लंबे और कठोर तने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि आम, नीम, बरगद, पीपल आदि जो पौधे होते हैं ये वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। आगे एक शब्द दे रखा है खरपतवार। खरपतवार जो होता है ये पौधे के साथ में या फसल के साथ में उगने वाले अनचाहे पौधे होते हैं, जो कि मुख्य पौधे के साथ में प्रतिस्पर्धा करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ पौधे कमज़ोर तने वाले होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिनको हम फिशरपी लता कहते हैं। जैसे कि तरबूज, कद्दू, खरबूजा आदि जो पौधे होते हैं इनके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, भूमि पर फैल जाते हैं। और इनके उदाहरण हैं तरबूज, कद्दू, खरबूजा आदि होते हैं। जबकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो किसी के सारे ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, ककड़ी, करेला, तुरई वगैरह जो होते हैं जो किसी सहारे के सारे ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे जो होते हैं आरोही पादप कहलाते हैं या आरोही पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पौधे के कुछ भाग, यानी कि पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला भाग हम देखते हैं तना। तने पर पत्तियाँ, शाखाएँ, कली, फल, फूल आदि लगे हुए होते हैं, और इसका तने का प्रमुख कार्य होता है जल का संवहन करना। जैसे पत्तियों तक जो होती है जल का संवहन करना, और विभिन्न जो भाग होते हैं वहाँ तक जल को पहुँचाना जो होते हैं वो तने का प्रमुख कार्य होता है। जल के साथ साथ खनिज और अन्य जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको भी ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। इसके बाद हम देखते हैं पत्ती। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि पत्ती के भी विभिन्न भाग होते हैं। सबसे पहले ये तना है, और तने से ही पत्ती जुड़ी हुई होती है। जिस शाखा के द्वारा पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। यानी कि पर्णवृंत क्या होता है, ये पत्ती का वह भाग होता है जिसके द्वारा वे तने से जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो पूरा भाग होता है इसको हम पटल कहते हैं, और ये जो फैला हुआ हरा हरा भाग होता है उसको हम फलक कहते हैं। और इसके अंदर ये जो गहरी लाइन दिखाई दे रही है इस प्रकार के उसमें जो है मध्य सिरा होती है, और इस सिरा से ही जो होती है विभिन्न छोटी छोटी सिराएँ और निकली हुई रहती हैं। मध्य सिरा से जो ये छोटी छोटी सिराएँ निकली हुई रहती हैं इनको सिरा कहते हैं। और ये फलक जो होती है पत्ती का चपटा हरा भाग होता है। मध्य सिरा जो कि पत्ती की मध्य में एक मोटी सिरा होती है उसको कहते हैं, और मध्य सिरा से अनेक रेखित संरचनाओं का जाल जैसा दिखता है, और ये जो ये सिराएँ कहलाती हैं। अब हम देखते हैं सिरा विन्यास, यानी कि अलग अलग प्रकार का इनमें सिरा विन्यास होता है पौधों के अंदर। सिरा विन्यास, पत्तियों पर सिराओं के द्वारा बनाई गई डिज़ाइन को हम सिरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। जालिका रूपी जो सिरा विन्यास होता है, यदि यह डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर झाल जैसा दिखाई देता है तो ये सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। और समांतर सिरा विन्यास जो होती है घास की पत्तियों में ये सिराएँ एक दूसरे के समांतर होती हैं या समांतर होता है, इसे हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे
यहाँ चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जैसे जालिका रूपी जो सिरा विन्यास होता है, इस तरह से जाल के रूप में मध्य सिरा से जो होती है, जाल के रूप में जो है सिराएं फैली हुई रहती है, तो उसको हम कह देते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। और इस प्रकार का जो भी सिरा विन्यास जिन भी पौधों में पाया जाता है, जैसे तुलसी वगैरह होती हैं, जैसे ये तुलसी का जो है, जैसे ये तुलसी का पत्ता है, इसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रही होगी ये मध्य सिरा जो होती है, इससे अन्य की ये सिराएं निकली हुई है और जालिका के रूप में फैली हुई है। इसी प्रकार जैसे कि समांतर जो सिरा विन्यास होता है वो घास वगैरह के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये घास का पत्ता है, इसके अंतर्गत आपको इस तरह से सीधी सीधी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही होगी, यानी कि वो समांतर सिरा विन्यास होता है। जिन पौधों के अंदर समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें रेशेदार जड़ें होती हैं, जैसे कि जो समांतर सिरा विन्यास वाले जैसे कि घास वगैरह होते हैं उनमें रेशेदार जड़ें होती हैं। वाष्पोत्सर्जन जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलना जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसी प्रक्रम के माध्यम से पौधों के अंतर्गत बड़ी मात्रा में जल जो होता है वायुमंडल में निष्कासित हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। पौधों के द्वारा प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में, हरे रंग का पदार्थ कौन सा होता है पौधों के अंदर? क्लोरोफिल। तो उसकी उपस्थिति के अंतर्गत ये भोजन बनाती हैं, पत्तियां जो होती है वो भोजन बनाती है, और प्रकाश और हरे रंग का जो पदार्थ होता है यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती है। ये प्रक्रिया पत्तियों के अंतर्गत होती है। इसके अंतर्गत जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका उपयोग किया जाता है, और ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पत्तियों के द्वारा संश्लेषित भोजन पौधों के विभिन्न भागों में मंडल या फिर मंड के रूप में संग्रहित हो जाता। अगला जो पौधे का मुख्य भाग होता है वो है जड़। जड़ जो होती है वो पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है या जकड़े रखती है, और जड़ को मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है, क्योंकि वो जड़ें जो होती है पौधे को मिट्टी में बिल्कुल स्थिर बनाए रखती है, इसलिए इसको स्थिरक कहा जाता है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की हो जाती हैं, एक होती है मूसला जड़ें और दूसरी हो जाती है रेशेदार जड़। मूसला जड़ जो होती है ऐसी जड़ें होती है जिसके अंतर्गत एक मुख्य जड़ होती है और उससे विभिन्न जो जड़ें निकली हुई रहती है। इनको जो साइड जो बहुत सारी जड़ें निकली हुई रहती है एक मुख्य जड़ से, उनको पार्श्व जड़ी कहा जाता है, और एक मुख्य जड़ होती है जिसको मूसला जड़ कहते हैं। अगली दूसरा जो प्रकार है इसका रेशेदार जड़ होती है। रेशेदार जड़ के अंतर्गत जो होती है पौधे के एक ही हिस्से से जो होती तने का जो लास्ट हिस्सा होता है वहाँ से बहुत सारी जड़ें एक साथ गुच्छे के रूप में निकलती है, इसलिए इनको रेशेदार या जकड़ा जड़ कहा जाता है। जड़ें मिट्टी से जल और जल के साथ साथ खनिज लवण वगैरह जो होते हैं उनका भी अवशोषण करती है, और फिर तने तक या पौधे के विभिन्न भागों तक तने तक पहुंचा देती है, और फिर तने से ये पौधे के विभिन्न भागों तक सप्लाई हो जाते हैं। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे द्वारा खाई जाती है, अर्थात पौधे का भोजन जिसमें स्टोर हो जाता है, ऐसी जड़ें खाई जाती है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टेपियोका आदि जो जड़ें होती है वो खाने में काम में आती हैं। तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। फर्स्ट की पत्तियों के अंदर निर्मित जो भोजन होता है उसको जड़ तक पहुँचाता है, और जड़ से जो अवशोषित जल वगैरह होते हैं, खनिज वगैरह जो होते हैं उनको पत्तियों तक और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। अगला पुष्प का महत्वपूर्ण भाग हो जाता है पुष्प जो होते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पुष्प के अध्ययन के लिए हमको पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी या गुलदाउदी का पुष्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पुष्प नहीं होते हैं बल्कि पुष्पों का गुच्छा होता है, इसलिए इनका अध्ययन करना आसान नहीं होता। ठीक है, ऐसा जो क्वेश्चन है वो जनरली हमारे मेथड्स वगैरह होते हैं टीचिंग मेथड, उनमें पूछा जा सकता है कि कौन से पौधे जो हमको अध्ययन के लिए काम में नहीं लेने चाहिए। तो गेंदा और सूरजमुखी या गुलदाउदी का पुष्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पुष्प नहीं होते बल्कि पुष्पों का एक गुच्छा होता है जिनका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे हम देखते हैं कि तो अध्ययन के लिए कौन से पुष्प उपयोगी होते हैं। अध्ययन के लिए जनरली हम गुड़हल, धतूरा, गुलाब, सरसों, भिंडी, बैंगन, गुलमोहर वगैरह जो होते हैं इनके पुष्प हम काम में लेते हैं। आगे हम देखते हैं पुष्प के जो ये विभिन्न भाग होते हैं। पुष्प में भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि ये सबसे जो बाहर वाला रंगीन भाग होता है इसको हम कहते हैं दलपुंज, जो कि अलग अलग पुष्प पौधों के अंतर्गत जो होती है या अलग अलग पुष्पों के अंतर्गत विभिन्न रंगों के होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो होती है ये पुष्प
के ये जो दलपुंज होता है उसके नीचे की साइड जो होती है हरे रंग के कुछ दलपुंज पाए जाते हैं, जिनको बाह्य दलपुंज कहते हैं हम। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं और इस दलपुंज के नीचे की साइड जो होती है एक फूला हुआ भाग दिखाई देता है, जिनको हम जो पुष्प का विभिन्न भाग इसमें से निकले हुए रहते हैं, जैसे कि अंडाशय वगैरह होता है। अंडाशय और उसके ऊपर जो एक लंबी सी पतली नली होती है जिसको वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के अंतिम सिरे पर ऊपर जो होती है वर्तिकाग्र पाया जाता है, ये वर्तिकाग्र होता है। और अंडाशय के पास में से ही कुछ जो होती है पुंकेसर निकले हुए रहते हैं। पुंकेसर में भी दो भाग होते हैं, एक तो क्या होता है उसका तंतु भाग होता है और ऊपर की तरफ परागकोश लगे हुए रहते हैं, इसलिए पुंकेसर के दो भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। इसी प्रकार ये जो पूरा भाग होता है जिसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों भागों को मिलाकर के स्त्री केसर कहा जाता है। और ये पुष्प का सबसे केंद्र में स्थित भाग होता है, यानी इसके अंतर्गत ये तीनों भाग हो गए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला भाग होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंतर्गत ये जो इधर एक फैक्ट लिखा हुआ है कि घंटाकार पुष्प किसमें होता है, तो धतूरे का जो पुष्प होता है वो घंटाकार होता है। अंडाशय के अंतर्गत छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ कथन दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनको ठीक कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें से। अब इन कथनों के हम ठीक रूप देखते हैं। पहला जो कथन होता है वो वहाँ पे दे रखा था तना, तो तना गलत है क्योंकि जड़ी जो होती है वो मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करती है। इसी प्रकार दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ था उसमें पत्तियाँ जो होती है वो दे रखा था कि पत्तियाँ पौधे को सीधा खड़ा रखती है, तो वो गलत पॉइंट है क्योंकि तना जो होती है वो पौधे को सीधा खड़ा रखता है। इसी प्रकार से तना जो होता है जल को पत्तियों तक ले जाता है। और पुष्प में बाह्य दलपुंज और पंखुड़ियों की संख्या जो होती है वो सदा समान नहीं रहती है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि सदा समान रहती है, तो वो गलत है क्योंकि इनमें जो पंखुड़ियाँ और बाह्य दलपुंज की संख्या जो होती है वो सदा समान नहीं रहती है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हुई होती है तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो सकता है। एक अन्य पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि तने में खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने हेतु वाहिनियां होती हैं। तने के अंदर जो होती है खाद्य पदार्थ वगैरह जो जल वगैरह का संवहन करने के लिए क्या होती है, वाहिनियां होती हैं। अगला पॉइंट है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी, तो जालिका रूपी सिरा विन्यास जिन पौधों में होता है उनकी जड़ें जो होती हैं मुसला जड़ें होती हैं। पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर जिसको पोमंग भी कहते हैं, स्त्री केसर यानी कि जायांग आदि भाग होते हैं। अब कुछ जो होते हैं इम्पॉर्टेंट अन्य फैक्ट है, जैसे कि संयुक्त पंखुड़ी वाले पुष्प किस किस में होते हैं, गुड़हल, बबूल, मिर्च, सूरजमुखी और गेहूं वगैरह जो होते हैं उनके अंदर होता है। और अलग अलग पंखुड़ी वाले पुष्प जैसे कि जिनमें अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे पुष्प जैसे कि सरसों, मटर, गुलाब आदि जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प होते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 जो होती है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।